अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, हम हैं साधु और आप देख रहे हो साधु नॉलेज। हाल ही में गाना बहुत तेजी से वायरल हुआ था कि यूपी में का बा, यूपी में सब बा, जो पहले ना रहे वो अब बा। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सच में यूपी में सब बा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट के हुए। तो भाई लोग, अगर यूपी के बारे में बात करें तो यूपी इंडिया का मोस्ट पॉपुलस राज्य है जहां 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर यूपी कोई एक देश होता तो ये दुनिया के 5वें नंबर पे आता जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती हो। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य रहा है इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन इसके ऊपर एक सवाल उठता है कि क्या ये बहुत पहले से ऐसा था। उसको जानने के लिए हमें यूपी के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो चलिए हिस्ट्री में चलते हैं हम लोग। तो भाई लोग, भारतीय सभ्यताओं में यूपी का एक बहुत ही मेजर रोल रहा है, जहां राग वैदिक जैसे सिविलाइजेशनों का ग्रोथ हुआ। फिर चाहे वो मौर्य एम्पायर हो चाहे गुप्ता एम्पायर, सब लोगों ने आके यूपी में झंडे गाड़े। और उसके बाद कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसी सिटीज सामने आई। और 7वीं सेंचुरी के बाद यूपी का कन्नौज मेजर पावर सेंटर बना, जो हर्षवर्धन की कैपिटल सिटी थी। और इसी जगह पे चाइनीज ट्रेवलर हुइंग त्सांग ने विजिट किया था और कन्नौज को मेजर करते हुए कहा कि इसने पतलीपुरा को रिप्लेस कर दिया है। और हर्षा के बाद में पाला, पटिहारा, राष्ट्रकूटा आपस में कन्नौज के लिए 200 सालों तक लड़ते रहे। और फिर सन 1506 में मुगल एम्पायर के जो लीडर थे शाहजहां, उन्होंने अपने कैपिटल को यूपी के आगरा में शिफ्ट किया, जो यूपी के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। और मुगल सल्तनत के समय काल में बहुत से ऐसे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी हुई, जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, जो आज भी यूपी के टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही मेजर रोल निभाते हैं। लेकिन यह हिस्टोरिकल ग्लोरी 20वीं सेंचुरी आते आते कहीं दबकर रह गई और यूपी कई सारी समस्याओं का गढ़ बन गई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत आज जिन समस्याओं को फेस कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं कारण ब्रिटिश कॉलोनिज्म है। और ब्रिटिश कॉलोनिज्म सिर्फ भारत को ही नहीं, यूपी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, जैसे कि द एक्सप्लेटिव ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी जमींदारी सिस्टम। और इसको परमानेंटली सेटल भी कर दिए थे। और पहले ज़मीन प्राइवेटली ओन नहीं की जाती थी, कम्युनिटी ओन की जाती थी, जो कि अब जमींदारी ओनरशिप में चली गई थी। और इन सभी के कारण यूपी में एक लार्ज लैंड लेवरर्स का जन्म हुआ, जिसे बड़े जमींदार एक्सप्लोट करते थे। और इस पॉलिसी ने जमींदारों और मनी लेंडर्स को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दिया और लैंड रेवेन्यू को बिना किसी साइंटिफिक बेस पे फिक्स कर दिया। और ब्रिटिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि प्रोडक्टिविटी कैसी है, और गरीबों को जो था कि गरीबी में ढकेल दिए। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश पॉलिसी को बंद कर दिया और एक नई पॉलिसी से इंट्रोड्यूस किया, जो लैंड रिफॉर्मिंग पॉलिसी थी दोस्तों। और जमींदारों को एब्लिश करके डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहा। लेकिन ये लैंड रिफॉर्मिंग जो पॉलिसी थी वो स्टेट सब्जेक्ट में आती थी और स्टेट सब्जेक्ट में आती थी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जमींदार और मनी लेंडर से वो बहुत पावरफुल होते गए थे, जिसके कारण ये यूपी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में असफल रहा और जमींदार लार्ज लेबरर्स को एक्सप्लोट करते रहे। और दोस्तों, जमींदार केस में जातिवाद का एक बहुत ही अहम भूमिका रही। ज़्यादातर जमींदार जो होते थे कि वो बड़े डोमिनेंस और कास्ट से आते थे, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही क्रूर साबित होते और इनके पास में सैन्य शक्ति भी होती थी, मतलब ये गुंडे पाल के रखे करते थे। और आज भी इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स कमज़ोर होने के कारण 27% ठाकुर यूपी के वेल्थ ऑनिक क्लास के टॉप 20% में आते हैं। और 1980 में मंडल कमीशन ने ओबीसी और बैकवर्ड के रिजर्वेशन की बात की और दर्शाया बैकवर्ड के इन इम्प्रूवमेंट को। तब तक तो यूपी और बिहार में बहुत ही तेज़ी से कास्टनिज्म पॉलिटिक्स बढ़ गया और कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन भी बढ़ गया। और इसके अलावा इसी दौर में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भी उभर कर आया, जो 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद के डेमोंस्ट्रेशन में दिखा। और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भी बढ़ गया और डेवलपमेंट की बातें कहीं बैकवर्ड पकड़ लिया और जो वोटिंग होने लगी वो रिलीजन बेस्ड और कास्ट बेस्ड पे होने लगी। और किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिक्स का स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर भी यूपी मात खा गया। और 1967 में कांग्रेस का डोमिनेंस तो रहा, लेकिन किसी भी सीएम ने अपने 5 ईयर टर्म्स को कंप्लीट नहीं किया। हैरानी वाली बात तो ये है कि 2007 में मायावती पहली ऐसी सीएम बनी जिन्होंने अपने 5 ईयर टर्म्स को कंप्लीट किया। और 1960 आते आते कांग्रेस के जो डोमिनेंस है वो कमज़ोर पड़ने लगे और यूपी की जो पॉलिटिक्स थी और भी एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ा। और 98 आते आते जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट था वो भी बढ़ा। और उसके बाद जो बीएसपी और एसपी पार्टियां आई, फिर उन्होंने और भी हाहाकार मचा दिया कास्ट बेस्ड मूवमेंट में। और यूपी आज वो स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा बार रूल लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 10 बार प्रेसिडेंट रूल लगाए गए हैं। और यूपी को सबसे ज़्यादा नुकसान 1952 में आए द फ्रेथ इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण हुआ। इस पॉलिसी में क्या होता था कि जो हार्ड मटेरियल जैसे कि आयरन, कोल, सीमेंट ऐसे धातुएं जो थी
ये इंडिया के किसी भी कोने में सेम रेट पे मिल जाती थी। और इसी के कारण जो सभी इंडस्ट्री थे वो वेस्टर्न की तरफ भागने लगे, यानी जो महाराष्ट्र है उधर की तरफ जाने लगे और वहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छे से हो पाता था, जिसकी वजह से वो उधर की तरफ शिफ्ट होने लगे और इसी के कारण यूपी में कोई इंडस्ट्री नहीं हो पाई। खैर 1992 में द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, लेकिन तब तक यूपी बहुत ही ज़्यादा पीछे जा चुका था और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स थे वो यूपी से बचते रहे। और रमन मूर्ति के हिसाब से 91 से 98 के बीच में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI और नेशनल FDI का 1.7% हिस्सा ही हमारे यूपी में इन्वेस्ट था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 2007 में पर कैपिटा FDI महाराष्ट्र की 5019 रुपये थी और वहीं पर यूपी की 289 रुपये ही सिर्फ थी। लेकिन कहते हैं ना, सबका एक अच्छा दिन आता है और आज यूपी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय GDP और महाराष्ट्र और तमिलनाडु से ही पीछे है। और इसके अलावा यूपी 10 सालों में 10.59 कम्युलेटिव ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रोथ की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है और ये सब पॉसिबल हो पाया इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के कारण। और आज यूपी के एफर्ट से यूपी के वेस्टर्न में नोएडा जैसी सिटीज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की और नोएडा अकेले ही स्टेट के GDP में 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। और दिल्ली NCR के नज़दीक होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है और यहाँ दुनिया भर के एजेंसीज और इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने आप को इस्टेब्लिश की हैं। और 2003 से 2004 के बीच में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर यूपी बना है और 2011 से 2018 के बीच में यूपी का सर्विस सेक्टर 15% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से ग्रो किया है, जिसमें ट्रेड, होटल, रियल एस्टेट, फाइनेंस एक्सेट्रा भी शामिल है। और यही नहीं, आज यूपी के पास में 15 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और 12 स्पेशलिस्ट पार्क हैं और 4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर भी हैं और जो यूपी की इकोनॉमी को बूम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये एनालाइज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करिएगा। जानकारी अगर ये पूरी अच्छी लगी होगी तो ही सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।